जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी पॉलिटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 16 पर करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग इंडियन पॉलिटी में जो मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं तो उनमें से हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हैं तो उनमें से 14 आर्टिकल और आर्टिकल 15 इन दोनों को डिटेल के साथ में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इसमें पढ़ेंगे 16, 17 और 18। तो इस तरह से पूरा जो समानता का अधिकार है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं इसलिए वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए उनके अलग अलग भाग पर बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे वीडियो हो जाए 20 से 25 मिनट 30 मिनट इस तरह से। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली आर्टिकल 16 पर बात करेंगे, 17 और 18 पर। तो इसके साथ साथ में ये जो हमारा समानता का अधिकार है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो समानता का अधिकार आज पूरा कंप्लीट करना है। देखिए आरक्षण पर आज हम बिल्कुल ठीक ढंग से चर्चा करेंगे। जो लोग यहाँ पर आरक्षण का समर्थन करते हैं हमारे देश में और जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यदि एग्जाम में ना सही लेकिन उनके मानसिक विकास के लिए, उनकी मानसिकता के लिए, उनको समझने के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसलिए आरक्षण के बारे में सब कुछ आपको आज जानने को मिल जाएगा कि आखिर आरक्षण किस हद तक होना जरूरी है और आरक्षण किस हद तक न होना जरूरी है। ठीक है, तो दोनों पहलुओं पर हम लोग आरक्षण की बात करेंगे क्योंकि आर्टिकल 16 इसी पर बेस्ड है। तो चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। देखिए जो हमारा आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 में एक बात लिखी हुई है, वो कौन सी बात है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्या है? लोक नियोजन के विषय में, इसको लिख देती हैं एक बार, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये बात लिखी हुई है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए लोक नियोजन के विषय में, लोक मतलब पब्लिक, यदि लोगों को कहीं भी नियोजित करना है या किसी भी सरकारी रोजगार में उनको नियोजित करना है या लगाना है तो उसमें अवसर की समानता होगी, यानी कि सभी लोगों को समान अवसर दिए जाएंगे। यानी कि सरकारी पदों में जब भर्तियां की जाएंगी तो देश के जितने भी लोग हैं सभी को समान अवसर यानी कि समानता दी जाएगी, समान अवसर दिए जाएंगे। तो इस बेस पर तो आप कह सकते हैं कि ऐसा तो होता ही नहीं है हमारे देश में, क्योंकि कुछ लोगों को तो स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है और किसी वर्ग को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। तो ये समान अवसर कहां हुई, है ना? नौकरियों में जो SC ST या लोअर क्लास के लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाता है जो पिछड़े हैं, और जो पिछड़े नहीं हैं, जो जनरल क्लास के हैं, तो उनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो इस आधार पर आप बोलेंगे कि यहाँ तो अवसर की समानता कहां पर है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो कहां है अवसर की समानता, लेकिन आप गहराई से उसको देखिए, उसको अवसर की समानता कहते हैं। देखिए लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता मतलब कि सरकारी पदों में जो भर्तियां की जाएंगी उनमें समान अवसर सभी को दिए जाएंगे। अब देखिए एक तरफ इसको हम बांट कर देखते हैं, एक तरफ आते हैं SC ST या फिर OBC, दूसरी तरफ आते हैं जनरल कैटेगरी। मतलब दो भागों में बांट दिए, जिनको आरक्षण दिया गया है और जिनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, इस पर हम लोग काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए तो इन वर्गों के लोगों को देखा होगा आपने, प्राचीन काल से ही ये लोग कितने ज्यादा सताए हुए रहे हैं। ठीक है, प्राचीन काल से ही ये लोग बहुत ही ज्यादा सताए हुए रहे हैं। मतलब देखिए इनको ना तो पढ़ने का अधिकार था, पढ़ने का अधिकार प्राचीन काल में नहीं था। तो अब बताइए कि जब इन लोगों को प्राचीन काल से ही पढ़ने का अधिकार नहीं था, मध्यकाल में भी नहीं था, तो उस तरह से लोगों की मानसिकता बनी रही, ये लोग पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते रहे, तो इनका शैक्षणिक विकास जो होगा वो पिछड़ गया होगा कि नहीं पिछड़ गया होगा। ठीक है, इनको यहां तक कि इनके साथ में यानी कि इस कैटेगरी के लोग, देखिए यहां पर किसी को बुरा मानने की कोई बात नहीं है, इस पर हम लोग देखिए पढ़े लिखे लोग हैं तो इस पर थोड़े ठीक से चर्चा करेंगे। हम लोग ऐसी चर्चा नहीं करेंगे कि जैसे हम किसी चाय की दुकान पर बैठे हों। ठीक है, यहाँ पर वो लोग इस पर बात करेंगे जो समझदार हैं, ठीक है, जो चीजों को समझ रहे हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए इस वर्ग में जो लोग आते हैं वो लोग काफी ठीक ठाक इनकी स्थिति रही है, ये प्राचीन काल से ही रही है, इसमें किसी की ऐसी गलती नहीं है, क्योंकि ये प्राचीन काल से इस तरह की रूढ़िवादियां बनी रही हैं, इस तरह की मानसिकताएं बन गई थी। ठीक है, तो इनकी जो पोजीशन थी ये काफी ऊपर रही है, चाहे वो पढ़ने में हो या फिर
ये समाज में रहने में हो, ठीक है, इनकी स्थिति काफी अच्छी रही है। तो देखिए ये लोग जो थे ये सामाजिक रूप से कितने पिछड़ गए, क्योंकि इनको कई सालों तक, हजारों सालों तक इनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। तो अब बताइए जब ये लोग शुरू करेंगे पढ़ाई तो ये लोग इनसे तो पीछे ही होंगे, क्योंकि ये तो पहले से पढ़ते चले आए हैं, है ना। इनका तो सामाजिक रूप से इनका विकास, बौद्धिक विकास इनका ज्यादा है इनकी अपेक्षा। तो अब देखिए ये वर्ग कितना ऊपर रहेगा और ये वर्ग कितना नीचे रहेगा। तो अब देखिए कि ये वर्ग जो नीचे है इसको हम ऊपर ले जाने के लिए, ये वर्ग जो नीचे है इनकी बराबरी में लाने के लिए इनको कुछ हेल्प तो देनी पड़ेगी ना इनको कुछ हेल्प। तो देखिए यही हेल्प इनको दी जा रही है, इसी तरह की हेल्प। तब देखिए जब इनको हेल्प दी जाएगी तब ये इनकी बराबरी से इनके साथ में कंपटीशन कर पाएंगे। तो इसी को बोलते हैं कि समानता, मतलब इनको भी समान अवसर दिए जाएं इनके बराबर, क्योंकि ये तो पहले से ही इनको ज्यादा आरक्षण या फिर ज्यादा ये डेवलप रहे हैं प्राचीन काल से ही। तो इनको भी डेवलप उसी तरह से इनकी पंक्ति के साथ में लाने के लिए इनको कुछ आरक्षण तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी तो हमारा ही समाज है, आखिर हैं तो हम सभी लोग इंडियन, है ना। तो देखिए इनको भी इनके बराबरी में लाने के लिए देखिए सरकार क्या बोलती है, आरक्षण दे करके बोलती है कि जो तुम जनरल कैटेगरी को तुम इतने आगे बढ़ गए हो तो तुम अपनी स्पीड से बढ़ते रहो, तुमको हम नहीं रोकेंगे, लेकिन इनको जो है हम इनको जबरदस्ती आगे बढ़ा देंगे, मतलब इनको हम सपोर्ट करके आगे बढ़ा देंगे तो तुम बराबर आ जाओगे, फिर तुम अपने आप से बढ़ते रहना, आरक्षण खत्म हो जाएगा। बस सिंपल सी बात इतनी है कि जब ये वर्ग इनके बराबरी में आ जाएगा तो ये आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब देखिए पढ़ने का अधिकार नहीं था तो ऐसा तो है नहीं कि इनके पास पैसा नहीं था तो नहीं पढ़ते थे, ठीक है, पैसा तो कहीं ना कहीं से हो जाता है, लेकिन ये सामाजिक रूप से दबे हुए थे। इसलिए जो आरक्षण का आधार है वो आर्थिक या धन नहीं है, ठीक है। वर्तमान में जो आरक्षण है उसका आधार धन नहीं है, उसका आधार सामाजिक रूप से पिछड़ापन है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ रहे हैं। इसीलिए देखिए आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है ताकि आरक्षण देकर इन वर्ग के लोगों को थोड़ा कुछ हेल्प दी जाए ताकि ये इनके साथ आ जाएं, तभी हम इसको बोलेंगे कि समान अवसर दिए जा रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति लंगड़ा है, एक व्यक्ति का एक पैर टूट गया है मान लीजिए, और एक व्यक्ति बिल्कुल सही है। अब दोनों तो भारत के नागरिक हैं, है ना। अब यदि वो रेस दौड़नी है तो क्या होगा, अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो व्यक्ति लंगड़ा है उसको उसी के बराबर मान लिया जाए, उसी के समक्ष उसको मान लिया जाए कि जितना पावरफुल सही आदमी है उतना पावरफुल वो लंगड़ा आदमी, ऐसा तो है नहीं है। तो जो आदमी लंगड़ा है उसको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, तब तो वो उनसे कंपटीशन कर पाएगा, वरना फिर तो वो अपने अपाहिज होने की वजह से हमेशा जिंदगी भर पीछे ही रह जाएगा। तो इसीलिए देखिए ये कहीं ना कहीं समाज में लंगड़े ही होते हैं, मतलब वैसा फिजिकली रूप से लंगड़े नहीं, लेकिन इनको प्राचीन काल से ऐसा बनाया गया, इनकी मेंटेलिटी को दबाकर रखा गया। इसलिए इनको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देना पड़ेगा। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये तो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, मैं कहता हूं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, पॉजिटिव साइड ऑफ, यानी कि सकारात्मक भेदभाव कहेंगे, ना कि नकारात्मक भेदभाव, ठीक। तो आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, ठीक। तो इस तरह से इनको आरक्षण देने की आवश्यकता है, तभी हम बोलेंगे कि लोक नियोजन के विषय में समान अवसर दिए जा रहे हैं या फिर अवसरों की समानता है, ठीक। तो ये आपको अब समझ में आ चुका होगा। अब देखिए थोड़ा इस पर और हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, आर्टिकल 16 पर, इसको हम लोग थोड़ा मिटा देंगे। देखिए हमारे यहाँ पर जो आरक्षण दिया जाता है वो कभी भी धर्म के आधार पर तो दिया नहीं जाता है। धर्म तो आरक्षण का आधार होता है, ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिमों को आरक्षण है या फिर हिंदुओं को आरक्षण है, नहीं। धर्म के अंदर जो जातियां हैं तो जाति के नाम पर आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि ये जो जातियां हैं ये वही जाति के लोग हैं जो प्राचीन काल में दबे हुए थे, जिनको अधिकार नहीं दिए गए थे पढ़ने लिखने के या स्वतंत्र रूप से काम करने के, ठीक है। तो ये जो जातियां हैं इन्हीं को देख जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, ये तो आपको पता होगा। दूसरा देखिए आरक्षण का बेस एक और है, उसका है स्थान के आधार पर भी रिजर्वेशन दिया जाता है। अब स्थान के आधार पर कैसे, मान लीजिए कि कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट का व्यक्ति है, यानी मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश साइड का है या फिर सिक्किम का है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं उनकी हाइट थोड़ा कम रहती है, जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं उनकी हाइट थोड़ा कम रहती है।
यदि वो किसी जैसे आर्मी, पुलिस या इस तरह की जॉब में जाते हैं तो अब उनकी तो परमानेंट हाइट कम है, सभी का ऐसा कल्चर ही है, ठीक है, उनका मतलब फिजिकल ही ऐसा बन चुका है माहौल उनका कि उनकी हाइट कम होती है पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों की। तो हाइट जो कम होती है उनकी, तो इस वजह से क्या होता है, देखिए वहां पर हाइट कम होने की वजह से उनको कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है जॉब में कि उनकी अगर हाइट उत्तर भारत के लोगों से थोड़ा कम होगी तो चल जाएगी, ठीक। तो इसलिए स्थान के आधार पर यानी कि भौगोलिक विविधता के आधार पर भी आरक्षण थोड़ा बहुत दिया जाता है, ठीक। तो ये पहला आधार है आरक्षण देने का, जाति, दूसरा है स्थान, और तीसरा एक और है लिंग के आधार पर। इस आधार पर भी आरक्षण दिया जाता है। इस पर कैसे, जैसे महिलाओं और पुरुषों, ठीक है, महिलाओं और पुरुषों में से देखें तो महिलाओं को ज्यादा आरक्षण होगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसी कैटेगरी में देखें, एक महिला है, एक मेल है और एक फीमेल, ठीक है, ऐसी कैटेगरी के एक मेल है और एक फीमेल है। तो आप बताइए कि किसको ज्यादा आरक्षण होगा। वैसे तो ऐसी कैटेगरी में सभी को आरक्षण है, लेकिन मेल को कम मिलेगा फीमेल की अपेक्षा, ठीक है। ऐसी कैटेगरी होने के नाते तो दोनों को आरक्षण मिलेगा, लेकिन जो ये फीमेल है इसको महिला होने का भी आरक्षण मिलेगा, तो इनसे ज्यादा इसको आरक्षण हो गया मेल से, ठीक है। मेल की तुलना में फीमेल को ज्यादा आरक्षण हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए जनरल कैटेगरी में यदि देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में आप बोलेंगे कि आरक्षण नहीं है ना, लेकिन यहां पर जो फीमेल है उसको मेल की अपेक्षा ज्यादा लाभ दिया जाएगा, ठीक है। जो फीमेल है उसको मेल की अपेक्षा यानी कि पुरुष की तुलना में महिला को ज्यादा लाभ दिया जाएगा, ठीक है, इसकी अपेक्षा इसको ज्यादा आरक्षण मिलेगा, ठीक। तो इस तरह से महिलाओं को स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि महिलाओं को स्पेशल रिजर्वेशन जैसे कि लोकसभा में जो सीटें होती हैं तो वहां पर भी कुछ स्पेशल सीटें रिजर्व रखी जाती हैं, पंचायत में, ग्राम पंचायतों में, ठीक है, तो वो अलग से सीटें कुछ रखी जाती हैं। तो उसके बारे में हमने देखिए आर्टिकल 15 जब पढ़ाया था तो उसमें भी आपको बताया था कि महिलाओं को किस तरह से रिजर्वेशन का लाभ दिया जाता है, ठीक है। तो ये आरक्षण देने के कुछ आधार हैं, लेकिन धर्म इसका आधार नहीं हो सकता है आरक्षण देने का, ठीक है। तो इस तरह से है ये आर्टिकल 16 में। अब देखिए आर्टिकल 16 में एक चीज और सामने आई, एक मंडल आयोग का गठन किया गया था। ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, यदि कोई आपसे पूछता है तो मंडल आयोग को हम लोग बिल्कुल डिटेल के साथ में समझेंगे, ठीक है। मंडल आयोग का गठन किया गया था 1979 में, ठीक है। मंडल आयोग को समझ लीजिए, मंडल आयोग, ये भी आर्टिकल 16 से ही संबंधित है, ठीक है। तो मंडल आयोग को समझिए। देखिए जो मंडल आयोग है इसका गठन कब किया गया था, 1979 में। 1979 में जनता पार्टी की सरकार 1977 में बन गई थी, आपको पता होगा, ठीक है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और जो मुरारजी देसाई थे, कौन थे, मुरारजी देसाई, तो इसके पीएम बने थे, नए पीएम, ठीक है। मुरारजी देसाई इसके नए प्राइम मिनिस्टर यानी कि नए प्रधानमंत्री बने थे। तो इनके समय पर इन्होंने क्या किया, द्वितीय सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। 1979 में मुरारजी देसाई ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़े वर्ग को यानी कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को आरक्षण देने के लिए क्या किया, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया 1979 में, ठीक है। अब देखिए द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है जो, तो इसका गठन कब किया गया था, 1979 में। तो द्वितीय का मतलब इसके पहले भी एक गठित किया गया होगा, तब तो ये सेकंड नंबर का है। तो पहले किया गया था एक, जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था उसका गठन किया गया था 1953 में। 1953 में इसके अध्यक्ष कौन थे इस आयोग के, काका कालेकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसको ठीक से थोड़ा ध्यान दो, ठीक। काका कालेकर इसके अध्यक्ष थे, कौन थे अध्यक्ष, काका कालेकर। 1953 में, 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, कब, 1955 में, ठीक। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया फिर 1979 में। किसने गठित किया था, मुरारजी देसाई की सरकार ने। तो जो इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम के काका कालेकर, द्वितीय के कौन अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे वीपी मंडल, एक संसद के उस टाइम के सदस्य थे, तो यही अध्यक्ष थे वीपी मंडल। तो देखिए इन्हीं के नाम पर रख दिया गया आयोग का नाम मंडल आयोग, ठीक। तो मंडल आयोग एक्चुअली जो मंडल कौन थे, वीपी मंडल नाम था, इस आयोग के अध्यक्ष थे, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे वीपी मंडल, ठीक है। थोड़ा यहां ध्यान दो, ठीक, फोन में ना
ज्यादा लगे रहो, थोड़ा ध्यान दो इस पर, ठीक है। तो वीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन थे इसके अध्यक्ष? वीपी मंडल। तो इनका नाम याद रखना। अब देखिए इन्होंने क्या किया, जो ये आयोग का गठन किया गया था, तो आयोग का काम तो यही था कि आयोग बताएगा कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को किस तरह से आरक्षण दिया जाए, किस तरह से उनको आगे ले जाया जाए। तो इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने। कब की? 1979 में गठित किया गया और 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने अपनी रिपोर्ट में कुछ बातें सरकार को बताई। इन्होंने 3743 ऐसी जातियों की पहचान की जो सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर पिछड़ी थी। 3743 ऐसी जातियों की पहचान की जो कि शैक्षणिक एवं सामाजिक आधार पर उनका पिछड़ापन काफी ज्यादा था। और ये जो संख्या थी सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ेपन वाले लोगों की, ये भारत की जनसंख्या में करीब 52% का हिस्सा थी। और देखिए इसमें SC ST के लोगों को शामिल नहीं था, ये केवल पिछड़ा वर्ग के लोग थे 52%। ठीक है, SC ST के लोग शामिल इसमें बिल्कुल भी नहीं थे। और 3743 ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी कुछ जातियां थी, अलग अलग ढेर सारी जातियां समाज में आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो उन्होंने मंडल आयोग जो था उसने सजेस्ट किया सरकार को कि इन जातियों को क्या किया जाए कि 27% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ओबीसी का आरक्षण। तो ओबीसी को कितना आरक्षण है? 27%। तो ओबीसी के आरक्षण की सिफारिश किसने की थी? मंडल आयोग ने। कब? 1980 में, जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो 1980 में तो ये कह दिया, लेकिन 1980 में तत्कालीन सरकार के गिरने के कारण ये चीज लागू नहीं हो पाई। लेकिन इसको कब लागू किया गया 27% आरक्षण को, जो कि मंडल आयोग ने सजेस्ट किया था सरकार को? तो इसको देखिए, यहां पर हम लोग मिटा देंगे, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए इसको फिर जाकर के 1990 में वीपी सिंह की सरकार बनी थी। वीपी सिंह की सरकार बनी थी। तो इसने, इस सरकार ने, यानी कि वीपी सिंह जो पीएम थे, इन्होंने इसको 27% आरक्षण को लागू कर दिया अपने टाइम पर। ठीक है, इसके बाद देखिए 1991 में जो पीएम बने थे नरसिंह राव। नरसिंह राव जो पीएम थे, इन्होंने दो परिवर्तन किए इस पर, 27% वाले आरक्षण पर। दो परिवर्तन किए, कौन कौन से किए थे? इन्होंने पहला परिवर्तन तो किया, क्या किया था कि 27% का जो आरक्षण है उसमें कुछ आर्थिक चीजें जोड़ दी जाएंगी, यानी कि आर्थिक रूप से जो 27% आरक्षण का लाभ जिन लोगों को मिल रहा है, उन्हीं लोगों में से जो आर्थिक आधार पर ज्यादा कमजोर हैं, उनको इसी 27 में से थोड़ा और काट कर दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा किया था कि जनरल कैटेगरी के लिए 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जाएगा आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर। ठीक है, तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि 2019 में जो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया था, 10% आरक्षण अभी दिया गया है 2019 में। ठीक है, तो वो उसकी सबसे पहले शुरुआत यानी कि देने की कोशिश किसने की थी? नरसिंह राव सरकार ने। ठीक है, 1991 में। लेकिन हुआ क्या, सरकार ने तो ये करना चाहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को रद्द कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि पूरा का पूरा ये गलत है, इसको लागू नहीं किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार को रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया था? कि सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि हमारे शब्द संविधान में आरक्षण के लिए कोई आर्थिक आधार जैसा शब्द नहीं है, क्योंकि आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं दिया जा सकता है, वो तो दिया जाएगा पिछड़ापन के आधार पर, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़ापन हो या फिर शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन हो। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, ना कि आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन के आधार पर। ठीक है, तो इसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इस वाली शर्त को सशर्त बनाए रखा सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही कि जो पिछड़ा वर्ग के लोगों को, यानी कि ओबीसी को जो आरक्षण 27% दिया जाएगा, उसमें क्रीमी लेयर का पालन किया जाएगा। क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर क्या कहलाती है? हमने आपको एक तो प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, जो पहले वाला वीडियो था जिसमें आर्टिकल हमने 15 पढ़ाया था कि क्रीमी लेयर क्या कहलाता है। एक बार यहाँ पर फिर से बता देंगे कि क्रीमी लेयर मतलब ये होता है कि जिनके माता पिता बड़ी पोस्ट में है, जैसे राष्ट्रपति का बेटा है ना, उपराष्ट्रपति का बेटा, सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के जज, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष, सदस्य या लेखक, सलाहकार, इंजीनियर, डॉक्टर, अधिवक्ता, इन सभी लोगों के जो बच्चे हैं वो चाहे ओबीसी की में भले ही आते हो, लेकिन उनको 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
ऐसे बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग जो हैं उनके बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा 27% का। ये लोग आते हैं, इनके बच्चे आएंगे क्रीमी लेयर के अंतर्गत। क्रीमी लेयर मतलब हदबंदी या फिर मलाईदार परत, ठीक है। और इसके अलावा जिन लोगों की आय 8 लाख, जिसके पिता की आय 8 लाख या उससे अधिक है, उसको भी 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग इतना याद रखेंगे, ठीक। तो ये था मंडल आयोग, और मंडल आयोग ने सिफारिश की थी 27% आरक्षण की, जिसको सबसे पहले 1990 में वीपी सिंह सरकार ने लागू किया। 1991 में नरसिंह राव सरकार ने 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, ठीक। अब देखिए इसके बाद देखिए, हालांकि आपको पता ही होगा कि 2019 में जो है 10% जनरल कैटेगरी के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण जारी कर दिया गया है। यहाँ पर हम लोग आरक्षण से संबंधित कुछ अनुच्छेद देखेंगे, ठीक है। थोड़ा पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। देखिए अनुच्छेद, यदि अनुच्छेद की बात करें तो देखिए एक आर्टिकल है 340, ठीक है, इसको याद रख लीजिए। 340 जो है वो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ेपन के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। मतलब जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। इसके अलावा 330 आर्टिकल है, कौन सा है? 330। ये कहता है कि लोकसभा में एससी कैटेगरी के लोगों को, एससी या फिर एसटी कैटेगरी के लोगों को कुछ सीटें रिजर्व रखी जाएंगी, ठीक है। तो लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण 330 आर्टिकल। एक आर्टिकल 331 इसी के बाद का, तो वो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लोगों के लिए, एंग्लो इंडियन मतलब जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्यसभा में 12 लोगों को, ठीक है। तो जो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं उनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है, स्पेशल सीट, तो वो है आर्टिकल 331, जो 2 सीटें उनके लिए रिजर्व रहती हैं। तो अनुच्छेद 331 में है, 331, ठीक है। इसी तरह से 332 एक आर्टिकल है जिसमें ये सेम आ जाएगा राज्य विधानमंडल के लिए, यानी कि स्टेट की विधानसभा में। तो राज्य की विधानसभा जो है, विधानसभा, वहां पर एससी एसटी के लोगों को आरक्षण मिलेगा। और 333 में है कि राज्य की जो विधानसभा है उस पर जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, तो उसका आरक्षण रहेगा, ठीक है। तो 333 में एंग्लो इंडियन राज्य विधानसभा में। तो ये है कुछ आर्टिकल, इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसके बाद क्या है। देखिए आर्टिकल 16 में तो केवल इतनी ही चीजें हैं। आर्टिकल 16 समझ में आया? इसमें है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी पदों में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। सीधी बात कहें तो इसमें एक चीज ये है कि जो नियुक्ति होती है किसी पद में, तो उस टाइम पर उनको आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि पदोन्नति में आरक्षण की यहाँ पर बात नहीं की गई है। पदोन्नति में आरक्षण के लिए केवल शुरुआती 5 वर्ष तक के लिए यहाँ पर आरक्षण रहेगा, बाद में नहीं रहेगा। तो इसमें केवल नियुक्ति के समय आरक्षण की बात कही गई है आर्टिकल 16 में, ठीक है। जबकि आर्टिकल 15 में किसी संस्थान में, चाहे बड़ा कोई एजुकेशनल संस्थान हो, उसमें प्रवेश के समय आरक्षण है, जबकि इसमें नियुक्ति के समय आरक्षण, ठीक। तो ये बात आपको समझ गई होगी कि आर्टिकल 16 में केवल इतना ही है। अब देखिए हम लोग देखेंगे आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल जो 17 है वो अनटचेबिलिटी से संबंधित है, यानी कि छुआछूत से संबंधित है। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है हमारा, यहां पर हम लोग आर्टिकल 17 समझेंगे कि आर्टिकल जो 17 है 17, उसमें क्या लिखा है। तो देखिए आर्टिकल जो 17 है उसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है अस्पृश्यता का अंत एवं उसका आचरण निषिद्ध है। यहां पर लिख देंगे अस्पृश्यता का अंत और उसका जो आचरण करेगा वो भी निषिद्ध माना जाएगा, ठीक है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत हो जाएगा, अनटचेबिलिटी का अंत। यदि कोई भी व्यक्ति छुआछूत मानता है तो वो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि वो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। और यदि हमारे कोई मौलिक अधिकारों का हनन करेगा तो उसके खिलाफ सरकारी कार्रवाई, जो कानूनी कार्यवाही है वो की जाएगी, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है। देखिए आर्टिकल 17 कौन कौन सी चीजों को छुआछूत के अंतर्गत रखता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति दुकान के अंदर प्रवेश करने से रोक दे, वो बोल दे कि तुम हट, नीचे जाति की हो, तुमको दुकान के अंदर नहीं है, तुम बाहर से ही सामान ले जाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो फिर वो अपराध माना जाएगा, ठीक है। दूसरा है यदि कोई होटल है, ठीक है, होटल या फिर रेस्टोरेंट,
ठीक है। होटल रेस्टोरेंट में छुआछूत के आधार पर कोई प्रवेश करने से मना कर दे, या फिर जो सार्वजनिक जैसे चीजें हैं जैसे तालाब, कुआं, नल, जो भी सरकारी चीजें हैं, सरकारी संपत्ति है, ठीक है, जो भी सरकारी संपत्ति है, नल, कुआं, तालाब, वहां पर लोग किसी व्यक्ति को कोई जाति के आधार पर प्रवेश करने से मना कर दे, छूने से मना कर दे, या तालाब से पानी पीने को मना कर दे, कुआं से पानी लेने को मना कर दे जाति के आधार पर, तो वो अपराध माना जाएगा और जो व्यक्ति मना करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगला है कि यदि कोई व्यक्ति निजी जाति के लोगों को, यानी कि SC/ST कैटेगरी के लोगों को या फिर OBC कैटेगरी के लोगों को जाति के आधार पर उसकी बेइज्जती करे, यानी कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करे और उसकी इंसल्ट करे, तो भी वो अपराध की कैटेगरी में आएगा। तो आर्टिकल 17 कुछ इस तरह की चीजों को अपराध मानता है, और इसके लिए फिर यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो उसके लिए फिर अलग से दंड देने के लिए कानून बनाए गए हैं, जो कि 1955 में बनाए गए थे। उसको फिर बाद में संशोधित भी बार बार किया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 17 में केवल इतना ही है कि अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषेध। कौन कौन सी चीजें अस्पृश्यता के अंतर्गत आती हैं, तो ये सभी आती हैं। आर्टिकल 17 में कुछ ज्यादा नहीं है, इतना ही है, ठीक है। अब हम लोग देखिए लास्ट आर्टिकल है समानता के अधिकार का, इसको और हम लोग थोड़ा देख लेंगे। समानता के अधिकार का लास्ट आर्टिकल कौन सा है, इसको देख लीजिए थोड़ा। देखिए इसका अंतिम अनुच्छेद है समानता के अधिकार का, अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, 18, ठीक है, 18। इसमें क्या है, देखिए 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, इसको हम लोग समझेंगे। उपाधियों का अंत, ठीक है। जो भी प्राचीन काल में हमारे देश में लोगों को टाइटल दिए जाते थे, जैसे राजा बोला जाता था, किसी को महाराजा बोला जाता था, दीवान बहादुर बोला जाता था, राज बहादुर, राय बहादुर, ठीक है, इस तरह की उपाधियां धारण कर लेते थे कि अरे हम तो शेर खान है, ये है वो है ना। तो लोग क्या करते थे कि उनको उसी नाम से बुलाने लगते थे, एक टाइटल बन जाता था उनका, उनकी एक अलग पहचान बन जाती थी समाज में, ठीक है। तो अब ये आर्टिकल 18 कहता कि इस तरह की जितने भी ब्रिटिश काल में उपाधियां दी जाती थी या फिर मुगल काल में जितनी भी एंशिएंट टाइम पर दी जाती रही हैं, उन सभी उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा, यानी कि इस तरह की उपाधि कोई भी व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है। आप लोगों को पता होगा कि जैसे कोई व्यक्ति राजा के अधीन अच्छा काम करता था तो उसको एक बड़ी उपाधि दे दी जाती थी, ठीक है, फिर वो व्यक्ति इसी उपाधि से, लोग उससे डरते थे उसकी उपाधि से, है ना। जैसे कुछ लोग विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे। इस तरह की जितने भी उपाधियां ब्रिटिश काल में दी जाती थी उन सभी पर बैन लगा दिया गया, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग बोलने लगे कि जैसे पद्मश्री है, पद्मश्री या फिर पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, और इसके अलावा जैसे भारत रत्न, ठीक है, ये भी एक तरह की उपाधि ही है, लेकिन इन पर बैन नहीं लगाया गया है, ठीक है, ये वैध हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है, संविधान में यही है, आर्टिकल 18 ये विवरण देता है कि जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जो इस तरह की उपाधियां हैं, ये कोई ऐसी उपाधियां नहीं है, ये क्या है, ये कोई उपाधियां नहीं है, ये एक प्रकार के पुरस्कार हैं, पुरस्कार हैं या फिर सम्मान हैं। क्या है, सम्मान है। तो इसको आप लोग याद रखिए कि ये कोई उपाधियां नहीं है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, ये एक्चुअली ये क्या है, सम्मान के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इन पर बैन नहीं लगाया गया है, ठीक है, इन पर बैन नहीं लगाया गया है। देखिए ये जो पुरस्कार हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी, जैसे ये इन दोनों के लिए पद्मश्री, पद्म विभूषण, ठीक है, तो इनकी स्थापना कब की गई थी। देखिए ये जो पुरस्कार हैं, सम्मान है, इनकी स्थापना 1954 में की गई थी। कब की गई थी, 1954 में की गई थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद देखिए जो 1977 में मोरारजी देसाई जी की सरकार आई, तब इनको बंद कर दिया गया, 77 में इनका क्रम तोड़ दिया गया था, ठीक है। इसके बाद फिर से जब कांग्रेस की सरकार 80 में बन गई, तो फिर से इनको चालू कर दिया गया इस तरह के सम्मान देना लोगों को, ठीक है। तो ये पद्मश्री, पद्म विभूषण के बारे में है, ठीक है। तो ये वैध हैं, ये दी जा सकती हैं, इन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। आर्टिकल 18 केवल किस चीज पर प्रतिबंध लगाता है,
कि जो प्राचीन काल में उपाधियां दी जाती थी, चाहे वो महाराजा हो, दीवान बहादुर हो, राज बहादुर, ढेर सारी उपाधियां आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है। जो शासक अच्छा काम करते थे तो वो फिर कुछ उपाधियां ग्रहण कर लेते थे और अंग्रेज भी ढेर सारी उपाधियां देते थे। तो उन पर आर्टिकल 18 प्रतिबंध लगाता है। और इसके अलावा देखिए आर्टिकल जो 18 है वो कहता है कि राज्य, क्या कहता है, राज्य यानी कि देश, राज्य शब्द की परिभाषा आर्टिकल 12 में है, ठीक है। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान की सीमाएं, सेना या विद्या संबंधी जो सम्मान है, सेना या विद्या संबंधी सम्मान की सिवाय अन्य सभी उपाधियों पर प्रतिबंध लगा देगा। अब देखिए सेना से संबंधित सम्मान देखिए, जैसे किसी को सेना में कोई पद मिल जाता है, जैसे ब्रिगेडियर बन जाता है, मेजर बन जाता है, जनरल, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेना से संबंधित उनकी पोस्ट है, उनकी उपाधियां हैं, तो इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। जैसे कोई किसी का कोई पद होता है तो वो उसी तरह से लिखने लगता है कि ब्रिगेडियर फलाने फलाने, ठीक। तो और इसके अलावा विद्या से संबंधित जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, जो भी सम्मान दिए जाते हैं, भारत रत्न सम्मान दिया जाता है, तो ये क्या है, ये उनकी नॉलेज के आधार पर दिया जाता है, तो इन पर बैन नहीं लगाया है। दूसरा है यहाँ पर, इसमें दूसरी बात लिखी है कि जो कोई भी व्यक्ति है भारत का रहने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो राज्य के अधीन किसी सेवा में है, क्या है, राज्य के अधीन कोई नौकरी कर रहा है या किसी सेवा में पदस्थ है, ठीक है, तो उसके लिए किसी भी अदर कंट्री से बिना राष्ट्रपति की सहमति से किसी भी प्रकार का गिफ्ट या किसी भी प्रकार की उपाधि लेना अनिवार्य या मंजूर नहीं है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अदर कंट्री से, ठीक है, अदर कंट्री से कोई भी गिफ्ट या फिर कोई भी क्या जो सम्मान है, ठीक है, यहां पर हिंदी से लिख देंगे, कोई भी गिफ्ट या कोई भी सम्मान ये नहीं ले सकता है कोई भी व्यक्ति जो राज्य के अधीन किसी सेवा में कार्यरत है या फिर पदस्थ है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के अदर कंट्री से कोई भी सम्मान, गिफ्ट या किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। तो ये चीज इतनी आर्टिकल 18 में लिखी हुई है। तो दोस्तों जो समानता का अधिकार था हमारा, उसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। तो 2 वीडियो में हम लोगों ने कवर इसको कर दिया है, यानी कि इस वीडियो का पिछला वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये पूरा समाप्त हो गया समानता का अधिकार। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक में उसको बताया गया है। तो तब तक के लिए आप लोग इसको कवर करिए, रिवीजन करिए, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त टॉपिक लेकर। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।